हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक देख लिया था, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक टॉपिक जो था, एक आप डायग्राम बोल सकते हैं, वो डिस्कस करना रह गया था। आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एनसीईआरटी में अगर इसको देखें तो इसमें एक डायग्राम है। इस डायग्राम का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 3.6A, फिगर नंबर 3.6A। इसमें कुछ एनामोली है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक डायग्राम इस तरह का बना हुआ होगा, उसमें लिथियम से लेकर नियॉन तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर कर्व दिया है। तो इस कर्व में जब आप गौर करेंगे तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज साइज ऑफ एटम कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम बड़ा है, बेरिलियम उससे छोटा, बोरान उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नियॉन नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन, इस तरह से साइज घटती जाती है। तो आप यही पैटर्न कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सपेक्ट करते हैं, सॉरी कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट का, क्योंकि साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इस तरह से इस कारण से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। तो लिथियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की होना चाहिए, बेरिलियम से ज़्यादा बोरान की होना चाहिए, उसके बाद कार्बन की होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, और नियॉन की सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इस कर्व को देखते हैं तो आप देखते हैं, ये इस कर्व पे गौर कीजिए, मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किलोजूल पर मोल में, और एक्स एक्सिस पर अपन ने यहाँ पर एटॉमिक नंबर ग्राफ प्लॉट किया। तो आप देखते हैं लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, विच इज़ ए नॉर्मल ट्रेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेरिलियम से जब आप आगे बढ़ते हैं तो बेरिलियम से जो छोटा एटम है बोरॉन है, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि बोरॉन छोटा एटम है, बेरिलियम से तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज जैसे जैसे साइज घटती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम, ऐसा क्यों है अपन देखेंगे। सपोज कीजिए बोरॉन को आप स्किप कर दिए, उसके बाद आप बेरिलियम से जाते हैं, बोरॉन के आगे तो कार्बन आता है, कार्बन की फिर ज़्यादा है, नाइट्रोजन आता है, फिर उसकी ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से छोटा एलिमेंट है तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अपने प्रीवियस मेंबर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए थी। उसके बाद फ्लोरीन की फिर बढ़ती है, नियॉन की बढ़ती है। तो यहाँ पर दो एनामोलीज है, बोरॉन और ऑक्सीजन में। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है, और ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है, विच इज जस्ट अपोजिट एज एक्सपेक्टेड। जैसा आपने सोचा था उससे उल्टा है, ज़्यादा होनी थी दोनों की लेकिन कम है। तो इसका आंसर है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद होगा अपन ने जब अभी लास्ट चैप्टर फिनिश किया, तब अपन ने देखा था कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन कपल्ड है, सारे के सारे स्पिन कपल्ड है, मतलब या तो वो फुलफिल्ड हो, या फिर कपल्ड नहीं है तो वो हाफ फिल्ड हो। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनमें इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। इसके बाद जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं या मोस्ट अनस्टेबल होते हैं। तो उसी फैक्टर को ध्यान में रख के अपन इस एनामोली को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम बोरॉन में। तो जरा आप बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करेंगे। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1:2:2, बिकॉज बेरिलियम का नंबर 4 है, इसलिए इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बेरिलियम से जब आप बोरान पे जाते हैं तो आप 2:2, चूंकि बोरान बेरिलियम भी फुल भर चुका था, तो बोरान में अब अगला एक इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा वो अगले p ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब नया कॉन्फ़िगरेशन, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान का होगा वो होगा 1:2:2p1। तो 1:2:2p1। तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण बोरान का जो पहला पुराना ये जो इतना वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनस्टेबल हो गया सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन का। तो बोरान चाहेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन से जल्दी निजात पा लूँ, एंड देन नाउ आई विल अटेन एन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए बोरान रेडीली इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है विथ लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो इसीलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल के कारण क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ऑल्दो इट हैज ए स्मॉलर साइज देन बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा साइज है तो बड़ी होनी थी, पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण जिसमें पी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, इस इलेक्ट्रॉन से टू गेट रिड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बदले में इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। उसके बाद कार्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो अब नाइट्रोजन पे आप गौर कीजिए, नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 1s2 2s2 2p3, मतलब यहाँ पर p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब मोर स्टेबल कंडीशन। लेकिन जब ऑक्सीजन में आते हैं तो 3 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया जाता है, वो हो जाता है 2p4। तो इसीलिए ये अब 2p4 जो इसको पार्शियली फिल्ड बनाता है, पार्शियली फिल्ड होने के कारण ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और इस अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया जाए तो ये वापस 2p3 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ा जाएगा विद लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें IE की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। ये प्रॉब्लम इन ग्रुप के सभी मेंबर के साथ है। मतलब आप बोरॉन के सारे मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम के से कंपेयर करेंगे तो कम आएगी, ऐसे ही आप ऑक्सीजन के सारे मेंबर की एंथैल्पी नाइट्रोजन से कंपेयर करेंगे तो कम आएगी। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नाइट्रोजन में। इस स्पेशल केस में स्ट्रायड में जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं है, वो नाइट्रोजन के पास आती है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की अगर मान लो सपोज करो नाइट्रोजन की कम होती तो तो अपन इस ग्राफ को फिर ऐसा जोड़ते विच बिकम्स नॉर्मल। लेकिन नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऑक्सीजन की उसके सामने फीकी लगती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पर रिस्पॉन्सिबल एनोमली क्रिएट करने के लिए अपन मानते हैं किसको, ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ ए पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल 2p4। तो हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज किया जाता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है। अब आगे आते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी की वो अमाउंट है जो तब रिलीज होगी जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमेशा रिलीज हो जरूरी नहीं, इसलिए हम ये बोलते हैं दिस इज दैट एंथैल्पी चेंज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एनर्जी उस टाइम रिलीज भी हो सकती है। एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी या तो घट सकती है, बढ़ सकती है, मतलब या तो एनर्जी रिलीज की जाएगी या एब्जॉर्ब की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दिख रहा है अपने को, दिख रहा है एनर्जी कब ज़्यादा रिलीज होगी, जब जितना छोटा एटम होगा, जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होगी, क्योंकि उतना ही फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा बाय द न्यूक्लियस उतना ही फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितना ज़्यादा एटम छोटा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा। तो जैसे अपन अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, पीरियड टेबल में मैं बोल चुका हूँ, साइज घटती जाती है तो छोटा होता जाता है, इसमें मतलब एनर्जी ज़्यादा निकलने के चांसेस है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड टेबल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, एनर्जी लिबरेट की जाएगी। तो ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है लेफ्ट टू राइट करने पर, मतलब अपन बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और लेस नेगेटिव होती जाती है ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसको भी कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी कम ही रहती है, इसलिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है। तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। पर ये पैटर्न लेस नेगेटिव ठीक है, नॉर्मल है यहाँ पर एस ब्लॉक में, दोनों में। पी ब्लॉक में जब आते हैं अपन, तो पी ब्लॉक में अपन यहाँ तक ठीक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस तक भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें प्रॉब्लम है। इस पैटर्न में इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ तक आते आते अपन एटम को इतना छोटा कर देते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के केस में जब ऑक्सीजन इतना छोटा एटम है कि जब वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो 8 एटम इतने छोटे से टाइनी, 8 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे से टाइनी स्पेस में फंसे पड़े हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करना पड़ता है। और ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है इतना
स्ट्रॉन्ग होता है कि इलेक्ट्रॉन को आपको अगर अंदर देना है तो आपको उसके एवज में एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगी। अदरवाइज कॉमन पैटर्न क्या है कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है। बिकॉज ये ध्यान रखना हमेशा, जब जब अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं, जब जब दो चीज़ें खींची जाएंगी तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी। जब जब दो चीज़ें आपस में स्पॉन्टेनियसली खींची जाती हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब जैसे एक मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपने पास में रख दिया और जब आप उसको छोड़ते हैं तो दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है उस टाइम। अब आप बोलेंगे हमने तो एनर्जी रिलीज़ होती नहीं देखी, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो उस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, कोलिजन होता है दोनों मैग्नेट का। या आप उसको उल्टा कर लें, अगर आप उन नॉर्थ और साउथ को पोल को आपको सेपरेट करना है तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और तभी वो सेपरेट हो पाएंगे। तो इसका मतलब वो फोर्स उतनी एनर्जी की अमाउंट जितनी आपको उनको अलग करने में खर्च की गई है उतनी ही जब वो वापस आए थे तब रिलीज़ हुई होगी, तभी तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रही है उनको अलग करने के लिए। तो वे ऐसे ही जब जब आप अट्रैक्शन के फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तब तब आप एनर्जी खर्च करेंगे और जब जब अट्रैक्शन के फोर्स के इन्फ्लुएंस में अपने आप काम होते हैं तब तब एनर्जी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स प्लस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आता है और इलेक्ट्रॉन अपने आप न्यूक्लियस की तरफ खींचा आता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। पर इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना है 8 इलेक्ट्रॉन का कि ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑक्सीजन में इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते, इतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस छोटे से एटम में। तो यहाँ पर आपको एनर्जी का खर्च करना पड़ता है। तो एनर्जी के खर्च करने के चक्कर में सपोज करो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ऑक्सीजन 200 जूल पर मोल एनर्जी निकालता, लेकिन इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन से ओवरकम होने के लिए 80 जूल तो वो 80 जूल आपको देनी पड़ती है। तो नेट गेन आपको कितना हुआ, पहले 200 निकाल रहा था, अब 80 आपको खर्च करना पड़ रही है, तो नेट गेन हुआ -120 का। तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रह जाती है 120, जो कि एक्सपेक्टेड थी 200। क्योंकि 200 क्यों नहीं है, क्योंकि 80 आपने खर्च कर दी। इसीलिए ये सेम टू सेम फ्लोरीन के केस में भी, फ्लोरीन की साइज और छोटी है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन के उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको जब आप और देते हैं तो आपको एनर्जी का खर्च करना पड़ता है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होने के बजाय हो जाती है लेस नेगेटिव। होना चाहिए थी 200 लेकिन हो गई 120। क्यों? क्योंकि 80 आपने खर्च कर दी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से ओवरकम होने के लिए। इसीलिए इस पीरियड में, पीरियड नंबर 16 और ग्रुप नंबर 16 और 17 में सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट जो है ग्रुप के ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनसे क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। जबकि पैटर्न क्या है, सल्फर और क्लोरीन जब आप नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती जाती है कैसी, लेस नेगेटिव। लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव है। ज़्यादा नेगेटिव मतलब ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल पैटर्न के अगेंस्ट है। और ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और हाँ, एकमात्र ग्रुप पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज करता ही हो, तो ऑब्वियसली मतलब ये वाली जो मेटल है एस ब्लॉक के ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। आपको ये दीज आर नोन फॉर डोनेटर, ये डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन ये भी अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एनर्जी रिलीज कर देंगे। लेकिन ये इतना बेशर्म ग्रुप है, जीरो ग्रुप, कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता, आपको उल्टी खर्च करना पड़ेगी। तो दिस इज द ओनली ग्रुप विच पजेस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरे के पूरे एलिमेंट आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू बिकम्स मोर पॉजिटिव। ये क्रिप्टॉन तक, दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव अप टू क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन और रेडॉन तक फिर घटने लगती। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बातें हुई। अब अगला अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो आगे आते हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है? Electronegativity is a qualitative measure of ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself. It is called electronegativity. क्या है मतलब समझिए। एक केमिकल कंपाउंड में सपोज कीजिए अपन CCl4 ले लें और एक CH4, ये दोनों कार्बन के कंपाउंड, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और दूसरा है आपका CH4 मीथेन। तो इस CCl4 में कार्बन 4 क्लोरीन से बॉन्डेड है।
ऐसे ही इस मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है या सराउंडेड। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की पेयर बीच में शेयर्ड है। इन दोनों में ये ट्रीटी हुई थी कि जब भी अपने बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की पेयर दोनों के बीचों बीच रखी जाएगी। अब चूंकि कार्बन एक बड़ा एटम है जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन बहुत छोटे एटम है, तो इसीलिए ये छोटे एटम है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव या इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयर जिसको बीचों बीच रखने की बात हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन की पेयर पार्शियली शिफ्ट होती है स्मॉलर एटम की तरफ, छोटे एटम की तरफ। इस एग्जांपल को मैं हाइड्रोजन के बजाय किसी दूसरे फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, मान लो CF4 हो गया। बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर जो फ्लोरीन छोटा एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अपनी तरफ खींच लेगा इस पेयर को। तो दिस डिफरेंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव एटम की तरफ खींचा आता है। तो ये टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज दिस इज अ क्वालिटेटिव मेजर। इसको आप नाप नहीं सकते, ये सिर्फ महसूस कर सकता है कोई एटम कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहिए। ये ठीक वैसा ही है कि आप बोलोगे कि मैं 10 गुलाब जामुन खा सकता हूँ, लेकिन आप खा नहीं पाओगे। आप सिर्फ बोलोगे, आप बोलोगे मेरे को भूख लग रही है, मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, लेकिन आप खा नहीं पाओगे, सिर्फ आप 2 ही रोटी खा पाओगे। आप बोल रहे हो 10 गुलाब जामुन खा सकता हूँ, आप खा नहीं पाओगे, आप सिर्फ खाओगे रियली में 2 या 3। तो 2 या 3 जो आप खा रहे हो वो बेसिकली है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज दैट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्वांटिटेटिव है। कोई इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप जो एक्चुअली खा रहे हो वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो आप बता रहे हो 10 खाऊंगा, वो है आपकी बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए किसमें कितनी भूख है उसका क्वालिटेटिव मेजर अपन जो दिखाते हैं वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वालिटेटिव मेजर, और इसको मेजर भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा यूनिट नहीं है जिससे आप इसको मेजर कर रहे हैं। सिर्फ एक स्केल पर इनका रिलेटिवनेस बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो वो जो स्केल होता है वो होता है पाउलिंग स्केल। बहुत सारे स्केल है, उसमें पॉपुलर है पाउलिंग स्केल, जिसमें 1 से लेके 5 तक के बीच में हम नंबर असाइन कर दिए। 4 तक ही है, 5 भी नहीं, 4 तक ही हमने नंबर असाइन कर दिए कि सारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनको सबको 1 से लेके 4 तक के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हमने एक नंबर असाइन किया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। जिसका जितना ज़्यादा नंबर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो होती है 1। लिथियम इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स। उसके बाद जैसे जैसे अपन आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देखते हैं एटम छोटा होता जाता है। एटम छोटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के प्रति खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। फ्लोरीन हाईएस्ट दिखाता है 4। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो फिर एटम बड़ा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटेगी। यहाँ पर आप जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तब भी एटम बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिर घटेगी। इसका मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल व्हिच हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अप टू 4 ऑन पाउलिंग स्केल। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई होगा तो आप देखते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो सबसे लीस्ट होगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्योंकि इधर जाने पर साइज बढ़ती है, तो यहाँ पर इस पीरियड में सबसे बड़ा हो गया ये, और नीचे जाने पर भी साइज बढ़ती है, इस पीरियड में सबसे बड़ा हो गया सीजियम। फ्रांशियम की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांशियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। सीजियम की बात कर रहे हैं तो सीजियम सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो सीजियम सबसे बड़ा एलिमेंट है और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम है। इसका मतलब जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सीजियम की पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.7, which makes the most electropositive element of the periodic table, which is cesium.
और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सीजियम फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट जो है टॉपिक अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।